ओके, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उनकी तैयारी करते हैं, जैसे केवीएस, एनवीएस, DSSS है ना। अभी तो EMRS की वैकेंसी भी आई हुई है, एकलव्य मॉडल स्कूल की जो होती है, और राज्य से संबंधित जो भी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं या केंद्र लेवल पर जो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जैसे अगस्त में हमारा सीटेट ऑफलाइन मोड में होने वाला है, तो इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने आपको बताया था कि संपूर्ण सिलेबस आपको दिया जाएगा। पूरे विषय जितने भी आपके हैं, 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, फिर EVS, फिर साइकोलॉजी, फिर मैथ्स, इनका कंप्लीट सिलेबस आपको दिया जाएगा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और संभावित प्रश्नों के साथ भी कुछ हम लोगों की तरफ से भी प्रश्न आपको दिए जाएंगे, ताकि आपका अनुभव और आपके अनुभव में 4 चांद लगाया जा सके। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि बालक के जीवन में CDP पढ़ रहे हैं हम लोग। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम लोग CDP पढ़ रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसके पहले हम लोगों ने आपको 2-3 क्लासेस प्रोवाइड की हैं जो विकास और वृद्धि से संबंधित हैं। क्या अंतर था विकास और वृद्धि में, विकास के कितने पक्ष हैं, विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, इन सभी बातों पे हम लोगों ने चर्चा किया था। उसके क्वेश्चंस भी हम लेकर के आने वाले हैं। फिलहाल आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि जो आनुवांशिकता है, आनुवांशिकता शब्द है जिसे हम हेरिडिटी कहते हैं, और वातावरण जिसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं, वातावरण जिसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं, हमारे जीवन में इनकी क्या भूमिका है। हमारे जीवन कहने का मतलब बालक के जीवन में, बालक के जीवन में, और बालक कहने का मतलब जन्म से 18 वर्ष, जन्म से 18 वर्ष की उम्र को हम बालक कहते हैं। जन्म से 18 वर्ष की उम्र को हम क्या कहते हैं, चाइल्ड कहते हैं। तो चाइल्ड की डेफिनेशन भी आप समझ गए कि जन्म से लेकर के 18 वर्ष तक की उम्र को हम क्या कहते हैं, बच्चा कहते हैं, बालक कहते हैं। इसके जीवन में जन्म से लेकर के 18 वर्ष तक में या जन्म से पूर्व किसकी भूमिका ज्यादा होती है, आनुवांशिकता की, हेरिडिटी की इन्वायरमेंट की, हेरिडिटी की इन्वायरमेंट की। तो आज इसी टॉपिक पे हम चर्चा आपसे करेंगे कि कैसे वंश ज्यादा रोल निभाता है, कि वातावरण हमारे जीवन में ज्यादा रोल निभाता है। आइए क्लास को शुरू करते हैं। आपको पता है कि बालक, जब हम शब्द यूज किए तो बालक के अंदर 2 विशेषताएं पाई जाती हैं। एक होता है शारीरिक गुण, एक क्या होता है, शारीरिक गुण जिसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, और एक होता है मानसिक गुण जिसे हम मेंटल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो शारीरिक गुण और मानसिक गुण 2 प्रकार के गुण हमारे पास हैं। शारीरिक गुण अगर मैं आपसे कहूं तो शारीरिक गुण कहने का मतलब जो हमारी हाइट है, लंबाई है, वो हमारे माता पिता की देन है। जो हमारा रूप रंग है, जो हमारा रूप रंग है, वो भी हमारे माता पिता की देन है। हमारी आंखों का रंग, हमारे बालों का रंग, ये सब हेरिडिटी से डिसाइड होता है। इसे आप कलर करके चेंज कर सकते हो, लेकिन बाय द बर्थ ये चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब जन्म से जिस प्रकार के आंखों का रंग, जिस प्रकार के बालों का रंग हो जाता है, वैसे ही वो रहता है। ठीक, तो रूप रंग आकार जो हमारा है, आंखों का रंग, बालों का रंग, ये सब हमारे किस में आते हैं, शारीरिक गुण में आते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे मानसिक गुण की बात करूं, ये हमारे किस में आते हैं, शारीरिक गुणों में आते हैं। यदि मैं आपसे मेंटल एस्पेक्ट पे चर्चा करूं कि हमें माता पिता के द्वारा, हमें हमारे पूर्वजों के द्वारा इस एरिया में क्या मिलता है, तो जो हमारी बुद्धि है, हम सामान्य बुद्धि के होंगे कि मंद बुद्धि के होंगे कि प्रतिभाशाली होंगे, ये बात 95% कहां से डिसाइड होती है, हेरिडिटी से डिसाइड होती है। कई प्रयोग किए गए कि जिनके माता पिता बुद्धिमान थे उनके बच्चे भी बुद्धिमान हुए, जिनके माता पिता मंद बुद्धि के थे उनके बच्चे भी मंद बुद्धि के पैदा हुए। ठीक है, तो जो बुद्धि है वो डिसाइड होती है, और हमारा जो व्यवहार है काफी हद तक वो भी हेरिडिटी से ही डिसाइड होता है। हमारा जो चरित्र है, ऐसा प्रयोग किया गया कि जिनके माता पिता चरित्रवान थे उनके बच्चे भी चरित्रवान हुए, जिनके माता पिता चरित्रहीन थे उनके बच्चे भी चरित्रहीन हुए। तो कहने का मतलब कि जो व्यवहार है, जो बुद्धि है, जो चरित्र है,
जो हमारे विचार हैं, ये सारी चीजें कहां से डिसाइड होती हैं? हेरिडिटी से डिसाइड होती हैं। हेरिडिटी के किस एस्पेक्ट से डिसाइड होती हैं? तो मानसिक गुणों के अंतर्गत इन चीजों को हम देखते हैं। और आपको पता है कि आपके अंदर दो प्रकार के गुण हैं, एक तो शारीरिक गुण जो दिख रहा है और एक मेंटल गुण जो हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसे हम मूर्त भी कह सकते हैं। देखिए, इसे हम मूर्त पक्ष भी कह सकते हैं अनुवांशिकता का, और इसे हम अनुवांशिकता का अमूर्त पक्ष भी कह सकते हैं। इसे हम अनुवांशिकता का अमूर्त पक्ष भी कहते हैं। यहां पर दो नियम काम करता है। वातावरण पढ़ाने से पहले मैं आपको दूसरी तरफ ले चलूंगा कि यहां जो हमने बताया कि आपके जो शारीरिक और मानसिक गुण हैं वो आपके माता पिता से ही मिलते हैं। इस पे तीन नियम काम करते हैं। ठीक, इस पे तीन नियम काम करते हैं। तीन नियम कहने का मतलब जो सबसे पहला नियम है उसे हम कहते हैं समानता का नियम। ठीक है, समानता का नियम, रिसेम्बलेंस। ठीक है, लॉ ऑफ रिसेम्बलेंस। एक होता है असमानता का नियम, एक होता है असमानता का नियम जिसे हम वेरिएबिलिटी कहते हैं, VARIABILITY, वेरिएबिलिटी। ठीक है, और जो तीसरा है इसे हम रिग्रेशन कहते हैं। हिंदी में इसे हम कहते हैं प्रत्यागमन। इसे हम हिंदी में कहते हैं प्रत्यागमन, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे हम लॉ ऑफ रिग्रेशन कहते हैं। तो आपने देखा कि आनुवंशिकता से तीन नियम संबंधित हैं। सबसे पहला क्या है? समानता का नियम। दूसरा क्या है? असमानता का नियम। और तीसरा क्या है? प्रत्यागमन का नियम। लॉ ऑफ रिसेम्बलेंस, लॉ ऑफ वेरिएबिलिटी, लॉ ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, ये तीनों क्या हैं हम उसको समझते हैं। हमने कहा कि अगर बच्चा हूबहू माता पिता को पड़ गया शारीरिक गुणों में और मानसिक गुणों में, तो वहां कौन सा नियम काम करता है? ठीक है, समानता का नियम। समानता यह कहती है कि बच्चे अपने माता पिता के जैसे होते हैं। ठीक है, लगभग, ठीक, 99%। तो कुछ चांस ऐसे भी होते हैं कि बच्चे अपने माता पिता से भिन्न हो जाते हैं कुछ गुणों में। मतलब अगर 100 गुण हैं तो 10 गुण उनके माता पिता से अलग हो जाते हैं। तो वहां पे कौन सा नियम काम करता है? असमानता का नियम। और प्रत्यागमन ये कहता है कि बच्चे का माता पिता से बिल्कुल अलग हो जाना, बच्चे का माता पिता के शारीरिक गुणों और मानसिक गुणों से बिल्कुल अलग हो जाना। माता पिता बहुत बुद्धिमान है, बच्चा मंदबुद्धि का पैदा हो गया। माता पिता बहुत बहादुर है, बच्चा डरपोक किस्म का पैदा हो गया। तो वहां पे कौन सा नियम काम करेगा? वहां पे काम करेगा प्रत्यागमन का नियम। तो लगभग 90% चांस होता है कि बच्चे अपने माता पिता को ही पढ़ते हैं, समानता का नियम फॉलो करते हैं। 5% चांस ऐसा होता है कि बच्चे अपने माता पिता से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। 5% चांस ये भी होता है कि बच्चे अपने माता पिता को ना पढ़कर अपने पूर्वजों को पढ़ जाते हैं, बिल्कुल अलग हो जाते हैं। चाहे वो शारीरिक गुणों की तुलना कर लीजिए, चाहे मानसिक गुणों की तुलना कर लीजिए। तो आपको हमने ये हेरिडिटी के 3 नियम बताए जो बच्चों के ऊपर काम करते हैं। ठीक, अब हमारा प्रश्न ये है कि बच्चे के जीवन में किसकी भूमिका ज्यादा है? आनुवंशिकता की, उसके माता पिता की वातावरण की? इसको बताने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है, आनुवंशिकता का पिता है, वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ठीक, मटर पर प्रयोग किया। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया? मटर पर प्रयोग किया, जिसे हम वैज्ञानिक नाम पाइसम सैटाइवम भी कहते हैं। वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सैटाइवम। ठीक है, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सैटाइवम। ये आपके जनरल नॉलेज के मैंने बता दिया, ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। ठीक, ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो मुख्य रूप से ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया, लैमार्क का विकासवादी सिद्धांत। ठीक है, आप देखेंगे कि लैमार्क एक वैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक, जिसके सिद्धांत का नाम क्या था? विकासवादी सिद्धांत, जिसे संक्रमणीय गुणों का सिद्धांत भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम संक्रमणीय गुणों का सिद्धांत भी कहते हैं, या इसे हम अर्जित गुणों का सिद्धांत भी कहते हैं।
इसे हम अर्जित गुणों का सिद्धांत भी कहते हैं। तो तीन नाम में से कोई भी नाम आप ले सकते हैं, विकासवादी सिद्धांत लैमार का, या विकासवादी ना कह के संक्रमणीय गुणों का सिद्धांत आप कह सकते हैं, अर्जित गुणों का सिद्धांत आप कह सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो उस नाम से आप इसे पुकार सकते हैं। ये है क्या सर, वास्तव में ये क्यों आया? तो लैमार्क सबसे पहला वैज्ञानिक जो ये बताना चाह रहा है कि बच्चे के जीवन में या जीवों के लाइफ में जो गुण हमें वातावरण से नहीं मिलते हैं उन्हें हम प्राप्त करते हैं, और जो हमें मिलते हैं उन्हें हम आनुवांशिकता से संबंधित कहते हैं। लेकिन आनुवांशिक गुणों को भी चेंज किया जा सकता है। इट मीन्स ये कहना चाहता है कि अगर बच्चा मंदबुद्धि का है तो उसे प्रतिभाशाली बनाया जा सकता है, अगर प्रतिभाशाली नहीं तो सामान्य बुद्धि का बनाया जा सकता है। आपको पता है कि किसी भी क्लास में 3 प्रकार के बच्चे होते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर किसको रखते हैं हम? सबसे ऊपर हम रखते हैं प्रतिभाशाली को। दूसरे नंबर पे किसके रखते हैं? दूसरे नंबर पे सामान्य बुद्धि के बच्चे को रखते हैं, और तीसरे नंबर पे किसको रखते हैं? मंद बुद्धि के बच्चे को। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। लैमार्क ये कहता है कि अगर किसी बच्चे के अंदर मंद बुद्धिता है, किसी बच्चे की बुद्धि मंद है, तो उसे हम सामान्य बुद्धि वाला बना सकते हैं, सामान्य को प्रतिभाशाली बना सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कैसे? ठीक है, तो लैमार्क कह रहा है कि कुछ गुणों को हम अर्जित करते हैं, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कुछ लंबे समय के बाद वो गुण हमारे जीन्स में, हमारे क्रोमोसोम में, इट मीन्स हमारी हेरिडिटी, आनुवांशिकता में पहुंच जाते हैं। होते हैं वो वातावरण के गुण जिन्हें हम अर्जित करते हैं, लेकिन वो हमारी आनुवांशिकता में चले जाते हैं, फिर हमारे बच्चों में वो देखने को मिलते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। वो गुण कौन कौन से थे? तो इसने प्रयोग करके बताया, एक प्रयोग किया और बताया कि जिराफ की गर्दन पहले छोटी हुआ करती थी, घोड़ों की तरह जिराफ की गर्दन हुआ करती थी। अचानक वहां का वातावरण चेंज होता है। याद रखिएगा, इसने एक शब्द प्रयोग किया कि वहां का वातावरण चेंज होता है, एटमॉस्फेयर चेंज होता है। खाने पीने को नीचे कुछ मिलता नहीं जिराफ को। अब ये प्रयास करते हैं दिन प्रतिदिन, और अपनी गर्दन और आगे की पैर की मदद से पेड़ों में जो पत्तियां हैं उसे खाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब ये पेड़ों की पत्तियां खाना चालू करते हैं। अब जब ये पेड़ों की पत्तियां खाना चालू करेंगे तो प्रयास करेंगे, पहुंचेंगे तो है नहीं। घोड़े की जैसी गर्दन छोटी सी, और हाथ पैर दोनों बराबर, आगे की टांगे पीछे की टांगे बराबर। लेकिन अब ये प्रयास करेंगे तो लगभग हजारों साल तक ये प्रयास करते हैं। कुछ जीवित रहते हैं, कुछ मर जाते हैं इस प्रयास के दौरान। यहीं पर आता है कौन? डार्विन। यहीं पर आता है डार्विन, एक नया वैज्ञानिक जो ये कहता है, जिसके सिद्धांत का नाम है उत्तरजीविता का सिद्धांत, है ना, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, उत्तरजीविता का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो फिट है, जो मजबूत है, वो जिंदा रहेगा, अन्यथा प्रकृति उसे स्वयं अपनी गोद में बुला लेगी, है ना। इसलिए इसे हम प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे हम, इसके सिद्धांत को हम प्राकृतिक चयन का भी सिद्धांत कहते हैं। तो उत्तरजीविता का सिद्धांत कह लीजिए, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कह लीजिए, या प्राकृतिक चयन का, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत आप कह लीजिए, दोनों एक ही बात है कि जो ज्यादा फिट है वो जिंदा रहेगा, वरना प्रकृति स्वयं चयन कर लेगी। कोरोना का समय आया, प्रकृति ने खुद ही चयन कर लिया कि कौन जिंदा रहेगा, किसको गुजर जाना है। ठीक है, तो बीच में डार्विन भी हमने आपको समझा दिया। आइए लैमार्क की तरफ आते हैं। लैमार्क ये कहता है कि लैमार्क वास्तव में वातावरण का महत्व समझाना चाहता है कि अगर वातावरण अच्छा हो जाए तो बच्चे के जीवन को चेंज किया जा सकता है। सर पहले वातावरण का मतलब बता दो क्या है? वातावरण का मतलब जो हमारे चारों तरफ उपस्थित है, जो हमारे चारों तरफ जो भी चीजें उपस्थित हैं, चारों तरफ जो भी चीजें उपस्थित हैं उसे हम वातावरण में काउंट करते हैं। मुख्य रूप से क्या है? हमारे चारों तरफ वायु है, हमारा पोषण है जिसे हम भोजन भी कहते हैं, हमारे जल हैं, ठीक है, हमारे ये पड़ोस के लोग हैं, हमारे मित्र हैं। इन पड़ोस और मित्र से पहले हमारा परिवार है, फिर हमारा स्कूल है, ये स्कूल के बाद क्या है? समाज है,
अगर ये चीजें अच्छी हो जाएं, यहाँ के लोग अच्छे हो जाएं, तो मंद बुद्धि का बच्चा भी सामान्य बुद्धि का हो सकता है, सामान्य बुद्धि का बच्चा भी प्रतिभाशाली हो सकता है। ये मायने नहीं रखता कि उसके माता पिता किस बुद्धि वाले हैं। बात में समझ में आ रही है। वातावरण को महत्व देता है और कहता है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के बाद जिराफ की गर्दन कुछ यूं हो जाती है। ठीक है, जिराफ की गर्दन कुछ यूं हो जाती है, मतलब उसने अपने वंश में चेंज कर दिया। क्या था वंश? शारीरिक गुण किस में आते हैं? वंश में आते हैं। शारीरिक गुण क्या था? गर्दन छोटी होना, आगे की टांगे छोटी होना। लेकिन उन्होंने प्रयास के द्वारा, जिराफों ने प्रयास के द्वारा ये अपने शारीरिक गुण को चेंज किया, आगे की टांगे बड़ी और गर्दन लंबी होने लगी, है ना। जब दो गुण आपस में मिलते हैं, एक तो छोटी गर्दन का गुण और एक उसने अर्जित किया, वातावरण में प्रयास करके प्राप्त किया, बड़ी टांगे और लंबी गर्दन, दोनों जब आपस में मिल गए तो ऐसे गुणों को हम संक्रमणीय गुण कहते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को हम संक्रमणीय गुणों का सिद्धांत भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो इससे आपने क्या सीखा कि अगर कुछ कमियां हैं हमारे वंश में, आनुवांशिकता में, तो हम उसे वातावरण के द्वारा चेंज कर सकते हैं, है ना। ये बात किसने सिद्ध किया? लैमार्क ने। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ आपको सीटेट के उद्देश्य से समझाना चाहते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं वंश, एक तरफ हम लिखते हैं वंश, दूसरे कलर से लिखते हैं, 1 मिनट। ठीक है, एक तरफ हम क्या लिखते हैं? वंश लिख दीजिए या आनुवांशिकता लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और एक तरफ हम लिखते हैं वातावरण। एक तरफ हम क्या लिखेंगे? वातावरण, और दूसरी तरफ हम लिखेंगे बच्चा। ठीक है, बच्चा या बालक जो भी आप कह लीजिए। तो एक तरफ हमने लिखा वंश और एक तरफ लिखा वातावरण और एक तरफ हमने क्या लिखा? बच्चा। आप हमें बताइए कि अगर किसी बच्चे, 1 मिनट, जो मैं समझाना चाहता हूं उसके लिए बॉक्स बनाना पड़ेगा। ठीक, आइए, हमने आपसे कहा कि अगर वंश हमारा बहुत अच्छा है, मतलब बुद्धिमान है बच्चा, उसके माता पिता सुंदर हैं, अच्छे हैं, अच्छी बुद्धि वाले हैं, ठीक है, अगर उसका वातावरण खराब हो जाए, उसके आसपास का माहौल अच्छा ना होकर के क्या हो जाए? खराब हो जाए, तो क्या बच्चा अच्छा होगा कि खराब? इस बात को आप बताइए। निश्चित रूप से बच्चा अच्छा नहीं होगा, बल्कि खराब हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है, मैंने बहुत अच्छे से व्यवहारिक उदाहरण से अगर आपको समझाना चाहूं, इसके पहले की क्लास में भी मैंने इन एग्जाम्पल्स को दिए हैं। जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, हमने कहा कि आप 3 आम के बीज ले लीजिए, एक ही पेड़ के, जहां बहुत फल लगते हैं उस पेड़ में, उसके 3 बीज आम के ले लीजिए, आम खा लीजिए, फिर उसके जो बीज बचते हैं उसको ले लीजिए। ठीक है, जिसे गुठली भी कहते हैं। ओके, अब आप उसको ले लिए, एक गुठली को, एक बीज को आप समुद्र में फेंक दीजिए, एक गुठली या एक बीज को आप राजस्थान के रेगिस्तान में लगा दीजिए, एक गुठली को दोमट मिट्टी में, कहीं अच्छी मिट्टी में गोबर वगैरह रख करके, जो नेचुरल खाद होती है, रख करके लगा दीजिए। अब आप देखेंगे कि 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, महीने के बाद वो जो समुद्र में या पानी में जो बीज आपने फेंका था, वो सड़क के गल के खत्म हो गया। दूसरा, जो रेगिस्तान में आपने लगाया था, वो सूख के खत्म हो गया। ये जो तीसरा है, इसमें से छोटी छोटी हरी हरी पत्तियां आपको दिख रही हैं। इट मीन्स वंश तो तीनों के सेम थे, लेकिन अगर वातावरण गलत हो गया, वातावरण गड़बड़ हो गया, तो फिर आप हरी हरी पत्तियों के रूप में अपनी प्रोग्रेस नहीं डिसाइड कर सकते हैं। मतलब अब आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं, आप खराब हो जाएंगे, आपका बच्चा खराब हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरी कंडीशन देखते हैं। ये तो कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है कि अगर वंश हमारा अच्छा हो और वातावरण भी अच्छा हो जाए, तो हमारा बच्चा सुपर हो जाता है। सुपर मतलब बहुत बेहतरीन हो जाता है, जिसमें कोई भी कमी नहीं रह जाती। अगर हमारा वंश अच्छा हो और परिवार, मित्र, पड़ोस के लोग भी अच्छे हों, उसका पोषण अच्छा हो, उसकी जल, मतलब जो वो पानी पीता हो, जो वायु है वो अच्छी हो। ठीक है, अब हम तीसरे कंडीशन की बात करते हैं। अगर तीसरे कंडीशन में हम वंश को खराब कर दें, किसको खराब कर दें? वंश को, और वातावरण को सही कर दें। ठीक, मतलब वंश में थोड़ी बहुत कमियां हैं, लेकिन वातावरण बहुत बेहतरीन है,
बीज हमारा थोड़ा कमजोर है, लेकिन मिट्टी, पानी, खाद हमारी बहुत अच्छी है, तो एकदम सुपर लेवल का तो नहीं, लेकिन मंद बुद्धि को सामान्य बुद्धि का बनाया जा सकता है। इसलिए मैं छोटा सा सही का चिन्ह लगा रहा हूं, इस तरीके से कट नहीं किया। क्यों? क्योंकि वंश में थोड़ी बहुत कमियां थी। देखो, कट करने का मतलब एकदम बेकार नहीं, एकदम खराब बीज को मिट्टी में नहीं उगाया जा सकता, लेकिन अगर थोड़ी बहुत कमियां हैं, माता पिता मंदबुद्धि के हैं, तो क्या उसकी पूरी पीढ़ी आने वाली मंदबुद्धि की होगी? नहीं। अब उसमें सुधार किया जा सकता है, उसको सामान्य बुद्धि का बनाया जा सकता है। कैसे? अच्छा वातावरण दे करके। इसलिए मैंने यहां पे छोटा सा चिन्ह लगाया। ठीक, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? बैड लिख सकता हूं, यहां पे द बेस्ट लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? द बेस्ट। और यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? गुड। अच्छा तो हो ही सकता है, गुड, बेटर, बेस्ट 3 डिग्री होती हैं, अच्छा हो सकता है वो। ठीक, अब हम कंडीशन नंबर 4 की बात करते हैं। कंडीशन नंबर 4 यह कहता है कि वंश भी खराब हो और हमारा वातावरण भी खराब हो, तो बताओ उस बच्चे को डकैत बनने से, डाकू बनने से कौन रोक सकता है ना? मतलब एकदम खराब स्थिति आ जाएगी, बहुत खराब हम कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं? बहुत खराब स्थिति आ जाएगी, एकदम सुपरलेटिव डिग्री में वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे अच्छी कंडीशन कौन सी है? कंडीशन नंबर 2। सबसे अच्छी कंडीशन कौन सी? कंडीशन नंबर 2, जहां पर वंश और वातावरण दोनों अच्छा है। कहां हमें सावधान रहना है? अगर वंश हमारा सही है तो वातावरण अगर सही नहीं हुआ तो गड़बड़ी हो जाएगी। अगर हमारा वंश गड़बड़ है तो थोड़ी सी सावधानी आप दिखाइए, वातावरण सही करिए, तो गुड हो सकता है। द बेस्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन वो अच्छा हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। और कहां आपको बिल्कुल सावधान रहना है? अगर वंश और वातावरण दोनों खराब है तो ऐसे बच्चों से बिल्कुल आपको दूर रहना चाहिए। लेकिन हमारी जो आधुनिक शिक्षा नीति है वो इनको भी पढ़ाने का प्रयास करती है, इनको विशेष स्कूलों में रखती है। इसके दोनों के खराब होने के बावजूद भी स्कूल में एक अच्छा वातावरण देती है। बिना अच्छा वातावरण के तो बच्चे का लालन पालन नहीं किया जा सकता। ये तो 100% 24 कैरेट के बराबर सत्य बात है कि बिना अच्छे वातावरण के एक अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति नहीं बनाया जा सकता है। तो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब एक शिक्षक के रूप में आप क्या समझते हैं? तो इसको समझने से पहले एक बात और समझ लीजिए, बालक के जीवन में वंश की जितनी भूमिका है उतनी ही भूमिका किसकी है? वातावरण की। यही आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसी वंश को हम प्रकृति कहते हैं। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो प्रकृति और पोषण विवाद, नेचर और न्यूट्रिशन जो डिस्कशन है मनोवैज्ञानिकों के बीच में वो चलता है, आज भी चल रहा है कि बालक के जीवन में वंश की महत्वपूर्ण भूमिका है कि बालक के जीवन में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अब एक शिक्षक के रूप में आप जब सीटेट का पेपर देने जाएंगे तो क्या करेंगे? ठीक, अब आपको इस वंश और वातावरण दोनों का सम्मान करना है। मान लीजिए कोई बच्चा मंदबुद्धि का है तो उसकी तो कोई गलती है नहीं। अब आप एक अच्छे शिक्षक होने के नाते उसकी मंदबुद्धिता का उपहास नहीं करेंगे, मतलब उसका मजाक नहीं बनाएंगे। कोई सामान्य बुद्धि का है तो भी उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, प्रतिभाशाली है तो बहुत ज्यादा उसकी बड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि क्लास में आपको समायोजन और समानता बना के रखनी है, सभी बच्चों को एक जैसा समझना है। तो एक सीटेट का प्रश्न आपका यहां से सॉल्व हो गया। मान लीजिए वो अच्छे वातावरण से ना आता हो, वहां की बोली, वहां की भाषा अच्छी ना हो, तो क्या आप उसे स्कूल से भगा देंगे? किसी भी कंडीशन में किसी भी बच्चे को गेट से बाहर नहीं करेंगे। आप ही समाज सुधारक हैं, आपको बच्चों को सुधारने का 100% प्रयास करना है। ठीक है, तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो गांव के बच्चे होते हैं वो शहर के बच्चों की तुलना में बौद्धिक स्तर उनका कम होता है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शहर के बच्चे अच्छे होते हैं, गांव के बच्चे खराब। ऐसे ऐसे गांव के भी बच्चे मैं आपको दिखा दूं कि जो बहुत टैलेंटेड होते हैं। ठीक है, तो जो मानसिक स्तर है, ऐसा देखा गया मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कि गांव में उस तरीके का पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं होती, इसलिए वो मानसिक स्तर पे थोड़ा सा 19-20 का फर्क देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब क्या शहर का बच्चा आएगा तो आप उसे ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे अपनी क्लास में? कोई गांव का बच्चा है तो उसे रिस्पेक्ट नहीं देंगे? बिल्कुल गलत है। नेगेटिव आपको नहीं होना है, आपको वंश और वातावरण दोनों का सम्मान करना है।
किसी भी वंश का बच्चा हो, किसी भी वातावरण का बच्चा हो, आपको सब समझदारी अपने अंदर रखनी है, किसी का अपमान नहीं करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि वंश और वातावरण किस तरीके से हमारे जीवन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आप देखिए कि इन्हीं वंश और वातावरण की वजह से बच्चों में व्यक्तिक भिन्नता देखने को मिलती है। इन्हीं वंश और वातावरण की वजह से हमें जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, व्यक्तिक भिन्नता, है ना। प्रत्येक बच्चा अलग अलग है, क्लास में बैठा हुआ प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशेष है। कोई बच्चा किसी से कमजोर या कम नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अलग अलग है, भिन्नता तो है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदू बहुत अच्छे हैं, मुस्लिम बहुत अच्छे हैं, सिख ईसाई खराब हैं, ऐसा नहीं। चारों को हम एक ही दृष्टि से देखेंगे, समानता के भाव से। क्या ये बात आपको समझ में आई? आई थिंक अगर आप इन चीजों को समझे होंगे, पढ़े होंगे, तो सीटेट के प्रश्न आपको निश्चित रूप से सही मिलेंगे, है ना। और ऐसा मत समझना कि केवल शारीरिक और मानसिक गुण ही बच्चों में आते हैं, कुछ कमियां भी होती हैं माता पिता के द्वारा जो बच्चों में देखने को मिलती हैं। जैसे कलर ब्लाइंडनेस, हरे और लाल रंग में बच्चे के द्वारा डिफरेंस ना कर पाना क्या कहलाता है? कलर ब्लाइंडनेस कहलाता है, वर्णांधता कहलाता है। अगर माता पिता में ये है तो बच्चों में स्वतः आ जाता है ना। एक और विशेष रोग है, उसका नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को रक्तस्राव रोग कहते हैं। हीमोफीलिया का मतलब ये होता है कि जब आपको चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता, कंटिन्यूअसली आपका जो ब्लडिंग है वो होती रहती है, खून बहता रहता है। ठीक है, उससे व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो ये भी हेरिडिटी से, वंश से ही हमें प्राप्त होता है। टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम का मतलब एक्स गुणसूत्र का कम हो जाना, डाउन सिंड्रोम का मतलब उसमें एक एक्स गुणसूत्र का बढ़ जाना, शायद ऐसा ही कुछ है, कंफर्म नहीं हूं, आप इसको देख लीजिएगा। तो टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, दो ऐसे रोग हैं जो हमें हेरिडिटी से प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे कई बीमारियां हैं जो हमें हमारे माता पिता से प्राप्त होती हैं, इन्हें भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ नियम हमने आपको बताया, समानता, असमानता, भिन्नता का नियम। कुछ और भी चीजें मैंने बताई, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे, लैमार्क कौन थे, डार्विन कौन थे, इनके सिद्धांतों को किस नाम से जाना जाता है, बच्चे के जीवन में किसकी भूमिका ज्यादा है, वंश या वातावरण की, तो आप कहेंगे दोनों की बराबर भूमिका है, किसी की भी ज्यादा नहीं है। उसको मैंने आपको अभी नेक्स्ट ग्राफ में शायद समझाया भी था, देखिए इस तरीके से। ठीक, तो आई होप ये सेशन आपको मजेदार लगा होगा, आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। कम समय में मैंने आपको ज्यादा चीजें बताई, पढ़ाई, समझाई। इसी तरीके से हम आपको सरल तरीके से क्लास देते रहेंगे साइकोलॉजी की, सीडीपी की। सीडीपी को बोझ मत समझिए, ये बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, साथ में मिलकर रहिए, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करवाई जाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।